नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा महापर्व छठ। बच्चों को पोलियो की खुराक इस दिन से दिलाए मुफ्त। बिहार में 12 साल बाद निकली कॉलेज प्रिंसिपल के 173 पदों पर भर्ती। इस बार सोनपुर मेला में होगा यह कुछ खास। विराट कोहली के वनडे में 50 शतक पूरा होने पर शोएब अख्तर ने दी प्रतिक्रिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निकाली 85 ऑफिसर पदों पर भर्ती। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा देश भर में स्थित अपने विभिन्न डिवीजनों, ऑफिसों और R&D सेंटरों में डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, फायर ऑफिसर आदि के 85 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह कंपनी की वेबसाइट hal-india.co.in के करियर सेक्शन में जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को अधिकारी राजभाषा पद के लिए ग्रेजुएट हिंदी के साथ और पीजी अंग्रेजी विषय में या फिर अंग्रेजी से ग्रेजुएट और हिंदी में पीजी होना जरूरी है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करने के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। आज नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा महापर्व छठ। आज यानी कि 17 नवंबर से महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो रही है। बता दें कि कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाए किया जाता है, जिसकी शुरुआत छठ व्रतियों के द्वारा किसी भी नदी, तालाब या अन्य किसी भी जलाशय में स्नान कर करती है। बता दें कि आज नहाय खाए के दिन अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें सिंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं नहाय खाए के बाद छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के रूप में मनाया जाता है। तीसरा दिन छठ का सबसे कठिन दिन होता है। इस दिन निर्जला उपवास कर शाम के वक्त लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। वहीं चौथा दिन और छठ पूजा के अंतिम दिन अहले सुबह भगवान भास्कर के उदयमान स्वरूप को अर्घ्य दिया जाता है। बता दें कि छठ पर्व का चौथा दिन कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को होता है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे चरखा पार्क के बारे में। चरखा पार्क भारत के बिहार राज्य के पटना शहर में स्थित एक खूबसूरत पार्क है। पार्क का नाम चरखा या चरखा के नाम पर रखा गया है, जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का प्रतीक है। चरखा पार्क लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में फैला है और शहर के केंद्र में स्थित है। पार्क सुंदर रूप से सुसज्जित है और इसमें पेड़, झाड़ियां और फूल वाले पौधे सहित विभिन्न वनस्पतियां और जीव जंतु शामिल है। पार्क को शांतिपूर्ण और आरामदायक वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह सुबह और शाम की सैर के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। पार्क में जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और बैठने की जगह सहित कई सुविधाएं हैं, जहां आगंतुक आराम कर सकते हैं और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। पार्क में एक छोटा तालाब भी है, जहां पर्यटक नौकायान कर सकते हैं और पानी की शांति का आनंद ले सकते हैं। चरखा पार्क का एक प्रमुख आकर्षण पार्क के केंद्र में स्थित विशाल चरखा या चरखा है। चरखा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है और तस्वीरें खींचने के लिए एक शानदार जगह है। पार्क में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चरखे के इतिहास और महत्व को प्रदर्शित करने वाला एक छोटा संग्रहालय भी है। संग्रहालय में कपास की कताई, बुनाई और रंगाई के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डाला गया है और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार में धार्मिक जुलूस में तलवार, भाला, लाठी, डंडे पर बैन। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सरकार की ओर से भी अब इस महापर्व को लेकर बिहार में धार्मिक शोभा यात्रा और जुलूस के लिए कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब लाठी, तलवार, भाला, बर्छी पर पाबंदी लगा दी गई है। बता दें कि इस बारे में बिहार सरकार की ओर से राज्य के सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है और इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि कोई भी जुलूस बिना लाइसेंस के न निकले। जुलूस में तेज लाउड स्पीकर से गाना न बजाया जाए और साथ ही लाठी, तलवार, भाला, बर्छी पर भी पाबंदी लगा दी जाए। इसमें पत्र में कहा गया है कि जुलूस में शामिल होने वाले 15 से 20 लोगों के नाम की लिस्ट देनी होगी और उनको बताना होगा कि जुलूस और शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। बता दें कि सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है।
बच्चों को पोलियो की खुराक इस दिन से दिलाए मुफ्त। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आईपीआरडी बिहार पर 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार के तहत एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि 10 से 14 दिसंबर 2023 को प्लस पोलियो अभियान के तहत राज्य के चिन्हित 22 जिलों में पोलियो की खुराक मुफ्त में दी जा रही है। ऐसे में आप अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलवाएं। बता दें कि शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन पोलियो कुछ देशों में अभी भी है और फिर लौट भी सकता है। इसलिए अपने बच्चे को पोलियो की खुराक हर बार पिलाएं और पोलियो पर देश की जीत बनाए रखने में योगदान दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जिन 22 जिलों में 10 से 14 दिसंबर तक पोलियो अभियान चलाया जाना है, उनमें अरवल, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, गया, गोपालगंज, किशनगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सिवान, सुपौल और वैशाली शामिल है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आशा या एएनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिले। जाने भारतीय रेलवे के ये महत्वपूर्ण नियम। रेलवे की ओर से कुछ नियम बनाए गए ताकि यात्री सुगम और सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा कर सके। ऐसे में नियमों को जानना काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही उनका पालन करना भी जरूरी है। बता दें कि भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक प्रत्येक कोच के दरवाजे के पास आपातकालीन अलार्म चेन को केवल आपात स्थिति में खींचने की अनुमति होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर यात्री को मूल डेस्टिनेशन के लिए टिकट नहीं मिल पाता तो वो उससे पहले स्टॉप के लिए टिकट बुक कर सकता है। फिर यात्रा के दौरान वे टीटीई के पास जाकर अतिरिक्त किराया देकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बदले में टीटीई आगे की यात्रा के लिए टिकट जारी कर सकता है। नियम के मुताबिक यात्री दिन के दौरान मिडिल बर्थ को फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लोअर और अपर बर्थ को सीट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मिडिल बर्थ पर यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं। सामान्य तौर पर रात 10 बजे के बाद यात्रियों को परेशान नहीं किया जा सकता और इसलिए टीटीई को भी निर्धारित समय से पहले ही टिकट की जाँच करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही निकाय ने ट्रेनों में पैकेज्ड फूड जैसे स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थों के मूल्य निर्धारण के संबंध में नियम तय किए हैं ताकि यात्रियों से अधिक पैसे न लिए जाए। भारतीय रेलवे ने उन यात्रियों के लिए गंभीर दिशा निर्देश जारी किए हैं जो ट्रेनों में शांति से यात्रा करना चाहते हैं। उन्हें परेशान करने से बचने के लिए सभी यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शोर के स्तर पर नियंत्रण रखें। बिहार से नेपाल भेजी जाएगी सब्जी। बिहार से नेपाल में सब्जियों की आपूर्ति करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बता दें कि इसके लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं अब नेपाल में वेंडर और एजेंट की खोज की जा रही है। इस खोज को पूरा करने के बाद सब्जियों की सप्लाई करने का इकरारनामा होगा और फिर इसके बाद बिहार की सब्जियां की आपूर्ति नेपाल में भी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सब्जियों को बिहार से वीरपुर के रास्ते काठमांडू भेजने की तैयारी है। मालूम हो कि बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि देश में कुल लगभग 200 मिलियन टन सब्जी की खेती होती है, जिसमें बिहार का हिस्सा कुल 9% है। सब्जियों के उत्पादन के मामले में बिहार 18 मिलियन टन सब्जी की खेती के साथ पूरे देश भर में चौथे नंबर पर है। मालूम हो कि बिहार की सब्जी नेपाल भेजने से बिहार की सब्जियों का इंटरनेशनल बाजार बनेगा। सीएम नीतीश ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की समीक्षा बैठक। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अने मार्ग स्थित संकल्प में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति तेजी से और बेहतर ढंग से करे ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बिहार में उसना चावल खाने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए 100% उसना चावल तैयार कराने का लक्ष्य पर काम करे और धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ करने वालों पर नजर बनाए रखे। बता दें कि इस दौरान कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा सीएम नीतीश को धान फसल का अनुमानित आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता के संबंध में भी जानकारी दी गई। छठ पूजा को लेकर चलाई गई 12 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से 12 जोड़ी ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें गाड़ी संख्या 03244 और 03266 दानापुर मनमाड़ स्पेशल, गाड़ी संख्या 03240 और 03282 दानापुर नागपुर स्पेशल, गाड़ी संख्या 03288 दानापुर भूसावल स्पेशल, गाड़ी संख्या 05980 और 05979 न्यू तिनसुकिया गोरखपुर स्पेशल, गाड़ी संख्या 08419 और 08420 जयनगर पुरी जयनगर स्पेशल, गाड़ी संख्या 01109 पुणे दानापुर स्पेशल, गाड़ी संख्या 09015 उधना न्यू जलपाईगुड़ी अनारक्षित स्पेशल और गाड़ी संख्या 09019 उधना कटिहार अनारक्षित स्पेशल ट्रेन शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनमें से कई ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत बीते दिन यानी कि 16 नवंबर से हो चुकी है, तो वहीं कई ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत आज यानी कि 17 नवंबर से होने वाली है। टीम इंडिया की सेमीफाइनल में जीत पर भड़क गए मनोज बाजपेयी।
बीते बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने 70 रन से जीत हासिल करते हुए अपनी जगह फाइनल में बना ली है। बता दें कि इस मैच में एक तरफ जहां मोहम्मद शमी के द्वारा अपने नाम 7 विकेट किए गए, तो वहीं दूसरी ओर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के द्वारा शतकीय पारी खेली गई। ऐसे में हर तरफ ये सवाल उठने लगे कि इस जीत का हीरो कौन है, जिस पर मनोज बाजपेयी के द्वारा एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा गया कि इन चेहरों के साथ साथ पूरी टीम हीरो है। रोहित गिल सब एक को हीरो बना के बाकियों के साथ अन्याय मत कीजिए। वहीं अब मनोज बाजपेयी के इस जवाब पर काफी रिएक्शन मिल रहे हैं। यूजर्स उनके ट्वीट की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह पूरी टीम की जीत है। बता दें कि बुधवार को हुए इस अहम मुकाबले में विराट कोहली ने 117 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 70 गेंदों में 105 रन की पारी खेली सलामी बल्लेबाज के रूप में, और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिए। बिहार में 12 साल बाद निकली कॉलेज प्रिंसिपल के 173 पदों पर भर्ती। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में नियमित प्राचार्य के 173 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आयोग की ओर से जारी कर दी गई है, जिसके तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। लेकिन आयोग की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि इसके लिए आवेदन करने की शुरुआत कब से होगी। इस संबंध में सचिव के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि आवेदन करने की तिथि, प्रक्रिया, योग्यता, नियमावली सहित सभी जानकारी जल्दी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। शिक्षा विभाग से आयोग को प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए पत्र प्राप्त हो गया है। वहीं अगर आप इससे जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की वेबसाइट https://bsusc.bihar.gov.in पर जाकर इसको लेकर जारी की गई अधिसूचना को देख सकते हैं। के पाठक ने 3 जिलों के डीईओ और डीपीओ से 4 घंटे में मांगा जवाब। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा तल्ख तेवर अपनाते हुए 3 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ से नवनियुक्त शिक्षकों के स्कूल आवंटन में हुई गड़बड़ी को लेकर 4 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसे में अगर निर्धारित समय के अंतर्गत जवाब नहीं दिया गया तो सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि पाठक की ओर से जिन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और डीपीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है उनमें समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नरेंद्र कुमार सिंह, सारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी कौशल किशोर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह, सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अवधेश कुमार के नाम शामिल हैं। इस बार सोनपुर मेला में होगा यह कुछ खास। 25 नवंबर से एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला की शुरुआत हो रही है, जिसे सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। इस बार के मेले में बहुत कुछ खास मिलने वाले हैं। बता दें कि इस बार विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए मेले में 20 स्विस कॉटेज बनाए जाने की योजना है। मेले में 4 एकड़ में सरकारी विभाग के पवेलियन और स्टॉल बनाए जाएंगे, जहाँ सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इस बार मेले में कृषि प्रदर्शनी भी खास रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें आधुनिक तरीके से गन्ना उत्पादन की तकनीक बताई जाएगी। वहीं पुलिस पवेलियन में पुलिस सेवा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किए जाने की भी योजना है। इस मेले में सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे। वहीं प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि पर्यटन निदेशक विनय कुमार राय के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि 3 एकड़ क्षेत्र में घोड़ा बाजार, चिड़िया बाजार और हथकरघा से बने सामानों के स्टॉल लगेंगे और इसके साथ ही घुड़दौड़, नौकादौड़ और कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। आधार कार्ड को राशन कार्ड से ऐसे करें लिंक। अगर आप भी अपने आधार कार्ड को ऑफलाइन तरीके से राशन कार्ड से जुड़वाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस काम को करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप निकटतम पीडीएस केंद्र या राशन की दुकान पर जाएं। इस दौरान अपने साथ अपने सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी के साथ अपने राशन कार्ड की फोटो कॉपी ले जाए। इसके अलावा परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखें। यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपको अपने बैंक पासबुक की एक कॉपी भी जमा करनी चाहिए। अपने आधार की एक प्रति के साथ पीडीएस दुकान पर इन सभी दस्तावेजों को जमा करें। राशन की दुकान पर उपलब्ध प्रतिनिधि आपसे पहली बार आधार प्रमाणीकरण के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण मांग सकता है। दस्तावेज जमा करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस सूचना भेजी जाएगी। जब दोनों दस्तावेज सफलतापूर्वक लिंक हो जाएंगे तो आपको एक और एसएमएस सूचना प्राप्त होगी। वहीं अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना चाहते हैं तो अपने राज्य के पीडीएस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें, अपना आधार नंबर डालें, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। आगे बढ़ने के लिए जारी रखें सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और फिर राशन कार्ड आधार लिंक के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
प्रदेश के इन जिलों में हो सकती है बारिश। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बदलते हालात के बीच में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि छठ पर्व के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की पूरी संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने की भी संभावना जताई जा रही है। इस बारिश के कारण रात के साथ ही दिन में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में दिन के तापमान में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। ऐसे में रात सर्द होने वाली है। प्रदेश में सुबह अधिकांश स्थानों पर हल्के स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी हवाओं के चलने का अनुमान लगाया गया है। 21 लाख की विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनसे जुड़े मामले आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी तस्करों के द्वारा नए तरीके से तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के जमुई के सिमुलतला थाना क्षेत्र के किनौरा मोड़ के पास का है, जहाँ पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पिकअप वाहन को रोककर कई कंपनियों के 1314 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही इस दौरान पुलिस के द्वारा एक तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान अजीत महतो के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा सिमुलतला थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस बात की जानकारी जमुई के एसपी सौरेश सुमन के द्वारा दी गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे इंदु भूषण सिन्हा के बारे में। इंदु भूषण सिन्हा का जन्म आज ही के दिन 1938 में हुआ था। यह भारत के बिहार राज्य के एक भारतीय नेफ्रोलॉजिस्ट और मेडिकल अकादमिक थे। वह पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर और प्रमुख थे। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द पटना जर्नल ऑफ मेडिसिन के संपादक के रूप में काम किया और इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के आजीवन सदस्य रहे। चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2008 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके साथ उन्हें एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया द्वारा मास्टर टीचर पुरस्कार, एसोसिएशन ऑफ वैस्कुलर एक्सेस एंड इंटरवेंशनल सोसाइटी फिजिशियन द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार, इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और तमिलनाडु किडनी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह इंडिया सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त की राशि पहुंची किसानों के खाते में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के 72,39,973 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की 15वीं किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे पहुंच गई है। बता दें कृषि विभाग के अनुसार यह किस्त उन्हीं किसानों को मिली है जो उसके पात्र थे। वहीं ई-केवाईसी कराने वाले कुछ किसानों के खाते में एक साथ 2-3 किस्त की राशि भी पहुंची है। मालूम हो कि इनमें 8 लाख किसान ऐसे भी हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं कराने के 14वीं किस्त की राशि रुकी हुई थी। इस प्रकार बिहार के कुल 80,39,597 किसानों के खाते में राशि पहुंची है। बता दें कि इस योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी कराना सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पहली किस्त की राशि जारी। सीएम नीतीश ने कहा ये। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बापू सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आयोजित 1 दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम किस्त वितरण समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया और साथ ही इस योजना की पहली किस्त भी जारी कर दी गई। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश के द्वारा कहा गया कि हमारा उद्देश्य है कि सब काम करे और आगे बढ़े। राज्य सरकार जो करती है उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हमने सभी विभाग को इसके लिए अलर्ट किया है कि लाभुकों को समुचित लाभ मिले। हम सबकी सेवा में काम करते हैं। सभी जाति के लोगों का ख्याल रखा जाता है। हम अपर कास्ट के लोगों के लिए भी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर तेजी से काम किया जाएगा, क्योंकि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो यहाँ और भी तेजी से काम होगा। अगर बिहार को विशेष दर्जा नहीं दोगे तो इसका मतलब है कि आप बिहार का विकास नहीं चाहते हैं और फिर हम एक मूवमेंट शुरू करेंगे। बता दें कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति भी दी गई और साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। अमित कात्याल को फिर ईडी ने लिया 6 दिनों की रिमांड पर। ईडी के द्वारा दिल्ली में गिरफ्तार किए गए अमित कात्याल को एक बार फिर से रिमांड पर ले लिया गया है। बता दें कि ईडी को लेकर अमित कात्याल को 11 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और 16 नवंबर यानी कि बीते दिन तक रिमांड पर लिया गया था। वहीं बीते दिन जब अमित कात्याल को दिल्ली में विशेष जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी के द्वारा फिर से उसकी रिमांड मांग ली गई। ईडी के द्वारा कहा गया कि अमित कात्याल से पूछताछ के दौरान कुछ अहम सुराग मिले हैं, इसलिए और पूछताछ करनी जरूरी है। इसके बाद कोर्ट की ओर से अमित कात्याल को 22 नवंबर तक ईडी के रिमांड में भेजने की मंजूरी दे दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में सीबीआई के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एके इन्फो सिस्टम को भी आरोपी बनाया गया है।
प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की योग्यता की खोली पोल। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा। कहा कि इन लोगों को क्या मतलब है इन सब चीजों से, गए उलूल जुलूल बकवास करते रहते हैं। लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल कर टिकट बांटा। जाति के नाम पर लोग गरीबी मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? वो 9वीं फेल आदमी है। वह क्रिकेट खेलने गए तो वहाँ पानी ढोते थे। लालू यादव के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानते हैं, लालू जी के लड़के हैं इसलिए आरजेडी के नेता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे? समाज का जो दबा कुचला वर्ग है जिसका वे दावा करते हैं कि उनको आवाज दे रहे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए। अगर तेजस्वी यादव खुद से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ले ले और जो मुस्लिम मंत्री हैं जिन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, अगर वे गृह मंत्री हो जाए तो इससे कौन रोक रहा है? विराट कोहली के वनडे में 50 शतक पूरा होने पर शोएब अख्तर ने दी प्रतिक्रिया। बीते बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मैच में विराट कोहली के द्वारा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए अपना 50 शतक पूरा कर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। वहीं अब इस पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के द्वारा यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा गया कि विराट को सचिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़कर शतक बनाने के बाद सचिन को नमन किया। कोहली जैसे लोग सम्मान के पात्र हैं और वे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब विराट कोहली के द्वारा सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा गया था, उस समय वहां सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़कर शतक बनाने के बाद सचिन तेंदुलकर को नमन भी किया। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुगल शासक बाबर ने 1525 में भारत को जीतने के मकसद से सिंध के रास्ते 5वीं बार प्रवेश किया। भारत की रीता फारिया ने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड बनने वाली वह पहली एशियाई महिला थी। रामेश्वर ठाकुर 2004 में उड़ीसा के राज्यपाल बने। टीएस ठाकुर को 2009 में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू का जन्म 1900 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन 1928 में हुआ। भारतीय राजनेता और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का निधन 2012 में हुआ। भारतीय सैन्य अधिकारी तथा असम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्रीनिवास कुमार सिन्हा का निधन 2016 में हुआ। आज के दिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंस्टाग्राम पर क्लोज फ्रेंड लिस्ट फीचर को किया गया एक्सपैंड। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने इंस्टाग्राम चैनल में एक नए अपडेट के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि अब इंस्टा यूजर्स अपनी पोस्ट और रील्स क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर कर पाएंगे। वर्तमान में आप केवल अपनी स्टोरी को खास दोस्तों के साथ शेयर कर पाते हैं, लेकिन जल्द आप पोस्ट और रील्स को भी सिर्फ अपने दोस्तों या सभी के साथ शेयर कर पाएंगे। इसके लिए आपको रील्स या पोस्ट के दौरान ऑडियंस ऑप्शन में जाना होगा। कंपनी ने ये अपडेट रिलीज कर दिया है जो धीरे धीरे सभी यूजर्स को मिलेगा। स्टोरी में क्लोज फ्रेंड अगर आपकी स्टोरी पर कुछ रिप्लाई करते हैं तो ये आपको डीएम के अंदर नजर आता है, लेकिन अगर कोई खास दोस्त आपकी पोस्ट या रील पर कमेंट या लाइक करेगा तो उसकी जानकारी आपके सभी क्लोज फ्रेंड्स को जाएगी और वे भी ये जानकारी देख पाएंगे। यानी यहाँ स्टोरी जैसा नहीं है। स्टोरी की तरह ही जब भी कोई पोस्ट या रील क्लोज फ्रेंड के लिए सेट की गई होगी तो उसमें ग्रीन रंग का स्टार बना आएगा। ये नया फीचर एक तरह से आपकी प्राइवेसी को बनाए रखने में मदद करेगा, क्योंकि इससे आप अपने खास पलों को केवल कुछ ही लोगों तक सीमित रख सकते हैं। वायरल में आज हम बात करेंगे वाहनों पर लोगो लगाने की मंजूरी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वाहनों पर लोगो लगाने की मंजूरी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए डॉक्टरों और वकीलों की तरह अपने वाहनों पर लोगो लगाने की मंजूरी दे दी है। पीआईबी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपा करके ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक कहाँ में आयोजित की गई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इटली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। अगला सवाल, हाल ही में कहां में 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हुआ है? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बैंगलोर, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल, हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां में किया गया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी पटना।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोरबंदर। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में गढ़ी डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जमुई। अगला सवाल, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कृषि योग्य भूमि सबसे ज्यादा कहां पर है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गया। बीते दिन हमारे तरफ पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है चंद्रदीप, रंजीत मिश्रा, विवेक मिश्रा, अनवर करीम खान, कस्तूरी शर्मा, बाबूलाल मरांडी, विकास दास, कोनर शर्मा, मोहम्मद फहीम, अफरोज मंसूरी, जैसिका गुप्ता, राजीव कुमार, अशोक कुमार, पंचम वर्मा, उमेश सिसदेव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया में से किस टीम का पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने को देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।